हाँ साहब। कल आप लोगों ने, अच्छा ये लगा गए, कल आप लोगों ने जो है कहाँ तक पढ़ लिया था, धारा 15 तक, है ना। 15 में आप लोगों ने पढ़ा था साहब, लोक अभियोजक, वो भी विशेष वाला। अच्छा, विशेष के साथ साथ अनन्य वाला भी पढ़ा था। तो अनन्य में और विशेष में क्या अंतर होता है? मतलब मुद्दे की बात आप लोग सुन रहे हैं, है ना। अनन्य का मतलब केवल और केवल, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, है ना। तो यही अंतर रहता है। वैसे ये है कि और 4-5 जगह भी मुंह मतलब काम कर सकता है, मुंह मार सकता है का मतलब, ये जो अनन्य होता है ये केवल SC ST कोर्ट में ही करेगा। बाकी जो विशेष न्यायालय, तो योग्यता दोनों की मैंने पहले ही बताई थी कि अगर आप BNSS पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। 10 साल मिनिमम क्वालिफिकेशन विशेष लोक अभियोजक की। लेकिन यहाँ पे चाहे अनन्य विशेष लोक अभियोजक पढ़ो चाहे विशेष लोक अभियोजक पढ़ो, दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो 7 ईयर प्रैक्टिस। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज आ रही है नेक्स्ट सेक्शन, पीड़ित और साक्षी के अधिकार। इतनी इंपॉर्टेंट है कि केवल हेडलाइंस क्वेश्चन आएगा, अंदर से आएगा नहीं। तो इतनी बड़ी धारा पढ़ने की कोशिश मत करना। और कहो तो अभी कुछ देर बाद टेस्ट में मैं इससे पूछ सकता हूँ, अगर बहुत ज्यादा कठिन पेपर आया और अंदर से इसमें बनाया, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो केवल एक क्वेश्चन लिखेंगे कि निम्न में से कौन सा अधिकार पीड़ित का या साक्षी का नहीं। 3 इसमें से दिए हुए होंगे, चौथा भी आपको लगेगा कि यार ये भी इसमें दिया है, उसमें से एक आध कोई वर्ड चेंज होगा, जैसे नहीं लगा देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा टफ होगा और इतनी मेहनत नहीं करेंगे वो लोग, सीधी सीधी पूछेंगे कि किस सेक्शन में है, तो 15A, है ना। इसलिए ज्यादा घनघोर कोशिश ना करें इसको समझने की। और किसी की इच्छा है कि नहीं यार इतनी बड़ी धारा है, थोड़ी बहुत पढ़ लेना चाहिए, तो घर में एक बार पढ़ लेना, ज्यादा ध्यान मत देना। हाँ, ध्यान आप दे सकते हैं। इसकी सबसेक्शन 8 देखो, सेक्शन 15A की सबसेक्शन 8 ने बात जरूरत थोड़ी है। बिना वेयर एक्ट के बंदा इतना बिल्कुल मतलब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है, भले ही दिखाते रहा। सो उपधारा 8 का C वाले खंड का परंतु देखें, उसमें वो सिंपल सी बात कर रहा है कि भैया जो विक्टिम है उसने केस दर्ज करा दिया SC ST एक्ट के तहत। अब देखो, विक्टिम ने केस दर्ज क्यों कराया, क्योंकि वो एक निचली जाति का था, इसलिए जूते खा रहा था। मतलब जिसने उसके साथ अपराध किया है जो सवर्ण है, अब सवर्ण में इसमें OBC भी आते हैं। ये मत सोचना कि सवर्ण वही है जिन्हें बिल्कुल आरक्षण नहीं मिलता। आजकल सवर्णों को भी EWS है ना। तो ऐसा नहीं है। तो कौन से सवर्ण, मतलब जो इस एक्ट के तहत अपराधी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? तो जो SC ST का सदस्य नहीं है, अब वो भले ही OBC का हो या किसी भी जाति का। तो इसका जो परंतु है C पॉइंट का, कि अगर मान लो मैं साक्षी था या मैं पीड़ित था, तो मेरे को पहले ही वो कूट के गया था, तो अब कूटने में दिक्कत नहीं होगी क्या? तो बहुत ताने जा रही है, FIR लिखवा दी, वाह। अब बता धंधों में, अब तुम्हें मोड़ा मोड़ी ने हम घूमत देते गांव में, अब तुम घूम गए, बताओ साले, अब तुम आओ करो हमने सामाजिक बहिष्कार, अभी तुमने केवल गाली खाई।
अब तो हम तुम्हारा जीना मुश्किल कर दें। तो ऐसी जो जांच है, जो शिकायत है, सॉरी, तो इन सब का जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी या ट्रायल होगा, क्योंकि ये एक अपने आप में अलग अपराध है। तो पहली चीज कि ये उस ट्रायल के साथ नहीं होगा जो मेन केस चल रहा है ना। और ये दूसरा कि भैया साक्षी को धमका दिया, साक्षी के साथ या विक्टिम के साथ और धमका धमकी कर रहे हैं, अलग ट्रायल चलेगी, वही उसका भी 2 महीने में कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, वही सब है। अंतर केवल इतना ही है कि अलग से होगा और 2 महीने में कोशिश की जाएगी। तो इसमें केवल परंतु में आप ये देख सकते हैं उपधारा 8 का खंड गा पहुंच गए हैं सब, क्योंकि बेचारे जो AIBE वाले हैं वो ये भी नहीं देख पाते कि सब सेक्शन कहाँ पे है और उसका खंड कहाँ पे। आप लोग उनसे तो वैसे ही बहुत आगे हो गए अगर आप लोग ढूंढ पा रहे हैं तो ठीक। तो ये इसका जो प्रोविजो है, परंतु है, वो सिंपल सी बात कहता है कि परंतु खंड गा के अधीन प्राप्त शिकायत के साहब केस दर्ज कराओ तो वो तो ठीक है, और कूट दो आगे फिर। तो शिकायत है ना, उसकी जांच या इन्वेस्टिगेशन ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित, मतलब जो आपका एक्चुअल केस चल रहा है, जो मुख्य मामला है, उससे आप उसकी ट्रायल अलग करेंगे। पहली चीज तो पृथक विचारित का मतलब ही है कि उसकी ट्रायल अलग से होगी और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के भीतर उसको पूरा किया जाए। फिर एक और परंतु, अपराधी अगर लोक सेवक है, मतलब जिसके विरुद्ध आप शिकायत कर रहे हो प्रोविजो के तहत, पुलिस वाला ही धमकाने लग गया, फिर आया एक उदाहरण दिमाग में, भागीरथ साक्य थाना प्रभारी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम। मैं एक SC वाला व्यक्ति, मैंने जाके FIR लिखाई, उसने FIR लिख ली। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में उसे जो पता पड़े भगवान की कृपा से, अपने क्या करना। मुद्दे की बात यह है कि एक दिन मुझे बुलाता और कहता है, देख बड़ा प्रभावी आदमी हूं, जो एक्यूज है चुपचाप अपने बयान बदल लेना, नहीं तो अब की बार तेरे अपोजिट केस दर्ज होगा। वो भागीरथ को किस धारा के तहत अपन करेंगे, आरोपी बनाएंगे, बताओ? आप नहीं बताओगे, बाकी बताएंगे। 15 की उपधारा 8 के तहत अपराधी, इसमें कहां लिख रही है? एक चीज बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना कि IPC की धारा 302 में हत्या का पनिशमेंट था, परिभाषा थी धारा 300 में। हत्या के लिए जब किसी एक्यूज पे आरोप लगता था ना, तो हम उसे धारा 300 का नहीं बोलते थे, हम उसे 302 का बोलते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि हमेशा किसी भी अभियुक्त पे वो धारा लगती है जिसमें पनिशमेंट होता है। आपने जो 15 की उपधारा 8 बताया, इसमें बिल्कुल वैसा है जैसे धारा 300 में था कि भैया ये अपराध है, पनिशमेंट कहाँ है? कहीं धारा 4 में तो नहीं आएगा, देखना 4 क्या थी, नहीं आएगा, वही आएगा। क्यों? विवेक और पवार भैया को छोड़ दो,
चुप रहो एकदम, मतलब निकलना नहीं चाहिए अभी ओपान। पहले इन सबसे पूछ लो, आप लोग पुराने वाले हो ना। हाँ या लगेगी। और प्रिया, दो दो हैं, दोनों बताओ। शुभम, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सा एक क्वेश्चन, जो मैंने उदाहरण दिया उस पर धारा 4 का पनिशमेंट बनता है कि नहीं? शुभम, हाँ उसमें ही उपेक्षा कर रहा है, उनमें इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो ये भागीरथ क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रहा ना, गलत कर रहा है। क्यों? अब पकड़े हो, अब पकड़ गए। यही था रीजन, यही था कि वो खुद एससी वाला है। बस यहीं पहुंच जाओगे ना तो गलत नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि मोटिव समझे, बेसिक समझे, कोई भी एक्ट पढ़े कि भैया क्यों नहीं लगेगी। हम देख रहे हैं कि धारा 4 के तहत वो जो काम कर रहा है वो आ रहा है। धारा 15A के उपधारा 8 के खंड 3 के तहत जो काम एवं लोप बताया, मतलब एक्ट करना या ओमिशन करना, वो भी उसमें आ रहा है। लेकिन कहाँ नहीं आ रहा, तो एक ही पैच में फंस रहा है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है। बहुत बढ़िया, बस इतना ही करना, सीख गए आप लोग। कर ली तुमने इतनी बड़ी बात धारा, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन इस धारा में। ठीक है, फिर उपधारा 9 तो वही है कि FIR की कॉपी तुरंत निःशुल्क देगा, बाकी सब तो क्या ही है। हा? वो उपधारा 3 में भी कुछ खास है क्या? ठीक है भैया, उपधारा 3 और देख लो, तो वो ये कह रहे हैं क्या अभियुक्त को हम जमानत पर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सामने जाति पर वो विक्टिम ना खड़ा हो। वो आएगा, उसको आपत्ति करने की कि जमानत क्यों ना दी जाए, उसको मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। किसको? विक्टिम को। अभियुक्त सामने खड़ा होगा, वो कहेगा अभियुक्त का वकील साहब जमानत चाहिए, उसने फर्जी किया, फर्जी केस लगा, वो कहेगा साहब जमानत दे मत देना, और मारे मुंह। पहले ही वो छोड़ नहीं रहा, और तुमने और जमानत दे दी तो पक्का। पर आज तो जिंदा खड़ा हूं, कल मेरी आत्मा खड़ी होगी तुम्हारे सामने, वो देखेगी नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें आपत्ति में वो कर सकता है, करेगा। अब न्यायालय का मूड है, तो जैसा इन्होंने कहा कि इसी वजह से तो जेल जाते हैं, तो ये बिल्कुल खामी है किसकी? आपके एडमिनिस्ट्रेशन की। जब कोर्ट ने आपसे कहा है और आपने 41A के नोटिस पे, मतलब पुलिस ने छोड़ रखा है जमानत पे, पहले से ही गिरफ्तार नहीं किया है, अब वो आ रहा है और आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की है। आपने अगर फरियादी को नोटिस नहीं भेजा है कि अजाओ भैया आपत्ति करने, तारीख है, तो गलती किसकी है? इस गलती की सजा एक्यूज्ड को मिलती है कि एक आध दिन के लिए वो चला जाता है जेल। जज साहब कहते तुरंत तुरंत कल इस पे अपन सुनवाई कराएंगे और कल हाजिर होना चाहिए, तो विक्टिम एकदम हाजिर होते हैं हनुमान जी की तरह, और फिर जमानत मिल जाती है। इसलिए जिस दिन जमानत लगा हुआ दिन पूरी व्यवस्था कर लो कि वो आ जाए। कौन? जो शिकायत करता है, और जनरली कर ही लेते हैं व्यवस्था, क्योंकि समझ ही जाओगे आप लोग प्रैक्टिकल। हमें ज्यादा खुलकर नहीं बता सकता, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा मर भैया। जब मैं BSc पढ़ाऊंगा ना, तो एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, वो संस्वीकृति, बड़ी अच्छी है। सोते में भी कर ली ना,
कितने भी नशे में कर लो, सोते में कर लो, लेकिन खुद के खिलाफ बोल गए तो आपके विरुद्ध उपयोग की जा सकती। और मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो मेरे को तो बिल्कुल है ना फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। तो मैं ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। आप अगर वकील हैं डिफेंस के, तो आप इतनी दम रखते हैं कि अपने क्लाइंट को एक दिन भी जेल ना जान दो, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अध्याय 5। अरे क्लियर ही हो गया, ऑफ कैमरा भी बता दूंगा। चलो अभी ये जो आता है ना लास्ट चैप्टर, मिसलेनियस, मतलब जो कुछ अब बचा कुचा कचरा है जो इस एक्ट में बच गया। प्रकीर्ण का मतलब ही ये होता है कि इसमें जो भी मिलेगा आपको सब अलग अलग जुदा जुदा चीजें होंगी। जैसे इससे पहले आपने पीड़ित के अधिकार और दायित्व पढ़ा, उससे पहले आपने विशेष चीजों को पढ़ा, चाहे वो न्यायालय हो, अनन्य हो, चाहे वो अनन्य विशेष हो। तो आप एक सीरीज टाइप में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे ये सब, कोई इधर का इम्पोर्टेंट कचरा उठा लिया, कोई इधर का इम्पोर्टेंट। तो प्रकीर्ण का मतलब ये होता है कि जो कुछ बचा कुचा है उसमें जो इम्पोर्टेंट है हमने रख दिया। तो सबसे पहली इसमें धारा होती है, ये जो हेडलाइन है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि सामूहिक जुर्माना कौन अधिरोपित कर सकता है? अनन्य विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो आज तो आप हेडलाइन पढ़ लो, तुरंत लगा दिया राज्य सरकार। उस टाइम पे याद आएगा क्या, जब आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, 32 एक्टों के क्वेश्चन होंगे और उसमें एक क्वेश्चन ये होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के तहत अधिनियम के तहत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। नंबर 1 लगा दिया उन्होंने उच्च न्यायालय, दूसरे पे लगा दिया राज्य सरकार, तीसरे पे लगा दिया केंद्र सरकार और चौथे पे लगा दिया अनन्य विशेष न्यायालय। अब देखो, राज्य सरकार को छोड़कर बाकी की सब चीजों पे कंफ्यूज्ड रहोगे, राज्य सरकार नहीं रहोगे, इसे क्या कर लेगी? सेंट्रल का एक्ट है, SC/ST एक्ट केंद्र सरकार ने बना, अमेंडमेंट भी केंद्र सरकार जब कभी कर देती है। ज्यादातर आदेश इसमें विशेष अनन्य विशेष न्यायालय दे रहा है। हाई कोर्ट की आदत ही हर किसी के बीच में उंगली करने की। ये सब चीजें सोच के आप तीनों गलत ऑप्शन पे विचार कर रहे होंगे। आंसर है चौथा, राज्य सरकार। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन करेगी, राज्य सरकार। हेडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सामूहिक जुर्माना होता क्या है जो राज्य सरकार अधिरोपित कर रही है, क्यों कर रहा है, क्या दिक्कत? बड़ी सिंपल सी बात है। और इसमें जो एक्ट दिया है ना, सिविल अधिकार अधिनियम, ये मान लो या मत मानो, आप जो मुख्य PSC का पेपर होता है ना, जिसमें ADPO की वैकेंसी नहीं होती, डिप्टी कलेक्टर, DSP वगैरह, मतलब जो राज्य का लोक सेवा का जो मुख्य परीक्षा, मुख्य मतलब मेंस एग्जाम नहीं, जो एक्चुअल एग्जाम होता है, तो ADPO के लिए PSC केवल ADPO का ले रही है, इसके साथ और कई सारी पोस्टें नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल पेपर होता है PSC का, बहुत सारी पोस्टों का एक साथ एग्जाम लेती। मेरा बताने का मतलब केवल इतना सा है कि वो जो मुख्य होता है ना, उसमें भी 2 एक्ट तो पूछते हैं। वो वहां पे कोई लॉ की जानकारी नहीं पूछते, केवल 2 एक्ट पूछते हैं। एक पूछते हैं SC/ST एक्ट, दूसरा पूछते हैं सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। तो ये सामूहिक जुर्माना जो राज्य सरकार अधिरोपित करेगी, ये किस एक्ट के तहत करेगी? SC/ST एक्ट के तहत नहीं करेगी। है? तो इसमें यही लिख रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का के ऊपर 10 काम बताया उस एक्ट में।
जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजन के लिए और उससे संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी मैटर है, उसके लिए वो एक्ट लागू हुआ। तो आपको दो चीजें इसमें याद रखना। क्या? पहली चीज, सामूहिक जुर्माना कौन अधिरोपित करेगा। दूसरी चीज, किस एक्ट के तहत किया जाएगा। और एक तीसरी जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16। फिर आती है 17, विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। अभी आप जो भी पढ़ाएगा आपको, बहुत महान आदमी होगा जो BNSS पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा एक्ट है, सबसे ज्यादा धाराएं हैं और सबसे टफ। आप कहोगे इतना सरल एक्ट, केवल प्रोसीजर बताया है, टफ कहां से हो गया। तो देखो, पढ़ने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन CRPC या प्रोसीजर की एक विशेषता है कि वो हर एक्ट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, लिंक होता है। आप लोग सब डिजिटल एरा में जीने वाले व्यक्ति हो, सब जानते हो लिंक कैसे कहते हैं, है ना। लिंक करना मतलब क्या होता है, तो आप कनेक्ट करोगे कैसे, वो अगर सीख गए BNSS में। जैसे आपको पता है कि BNSS का पूरा प्रोसीजर लागू होगा, लेकिन इसी एक्ट की अगली धारा में अपन जाएंगे तो वो एक्ट कह रहा है कि अगर किसी को डाउट है कि उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो एंटीसिपेटरी बिल ले सकता है सेशन से या हाई कोर्ट से। ये BNS कहता है, लेकिन इसकी अगली धारा कहती है कि नहीं ले पाओगे बेटा। और इसी धारा पे 18 पे पूरा उधम हुआ था, जितना भी वो आपने बताया था अजाक्स और सपाक्स का जो बीच युद्ध छिड़ा था कुछ वर्षों पहले, वो तो कोरोना ने बीच में आके बहुत सारा के मनसूबों पानी डाल दिया। जैसे दिल्ली के शाहीन बाग में वे उठ नहीं रहे थे, वो कोरोना आया तुरंत भग गया सब अंदर, है क्या नहीं। मोदी दुनिया भर के लोग बाग पूरी ताकत लगा दी है, शाहीन बाग से लोग नहीं उठे। फिर आए हम देवता, उनमें कहते उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, दौड़ लगाई सामने, है ना। कोरोना मौत बन के आया, भग गए सब। ऐसे ही ये भी खूब जोरों पे था, सपाक सजाक सब शांत हो गए। तो कुल मिला के आप जब CRPC में ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी खास तौर पे सेक्शन पढ़ते हैं 106, 107, 108, 109 और 110, यहाँ पे क्या है कि 106 में जुडिशियरी को पावर दे रखी है कि किसी को हम दंड दे रहे हैं ना, पनिश कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे उससे ये बॉन्ड भरवा रहे हैं कि बेटा तू जब निकलेगा जेल से उसके बाद 3 साल तक के लिए बॉन्ड भर। मैक्सिमम अवधि है 3 साल, वो 6 महीने भी भरवा सकता है, वो साल भर भी भरवा सकता है, ये कल हमने बात कर ली थी। तो ये कौन कर सकती है? जुडिशियरी कर सकती है, धारा 106 के तहत, CRPC के तहत कर सकती है कि जैसे ही आपका दंडादेश पूरा होगा या आप बाहर निकलोगे, उसके आने वाले 6 महीने, 1 साल या 3 साल मैक्सिमम, आप इसी तरह का कोई अन्य अपराध नहीं करेंगे। इसकी हेडलाइन थी कि दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति धारा 106 CRPC। तो इसको थोड़ा सा साइड में कर दो। अब जो बची धाराएं 107 है, 108 है, 109 है और 110 CRPC, यहाँ पे जुडिशियरी आदेश दे सकती है क्या? आप दोनों सही है क्वेश्चन।
सीआरपीसी की धारा 107 से लेके 110 तक का प्रतिभूति भरवाने का आदेश कौन देगा? ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन न्यायिक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट। विवेक, कौन सा एक्ट खुल रहा है इनके उसमें? कौन सा एक्ट खुल रहा है? पक्का? नहीं, वो बड़ी दिखी ना मेरे को, वो तीनों एक्टों की, मेरे को कहीं सीआरपीसी में खुल। तो तीसरा हो गया क्या? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और चौथा है जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये चार ऑप्शन आ रहे हैं। डीजे, डीएम, सीजेएम या बीच में लग रहा है इन तीनों के। किसने कहा? तो तुम्हारा क्या कहना है? केवल कार्यपालक में? बहुत बढ़िया शुभम, गुड। छोड़ हो गई ना भैया। 107 से 110 तक केवल एग्जीक्यूटिव है, और कहीं कोई है ही नहीं है। जब अपराध हुआ ही नहीं है, अपराध हो गया तो आप पनिश कर रहे थे, 106 में दंडादेश दे रहे थे, तब जुडिशरी आई थी। जुडिशरी, सॉरी, हाँ कुछ कहीं नहीं कहा कि सॉरी, जुडिशरी की बस की नहीं है कि 107 से लेके 110 तक आदेश दे दे। हाँ नहीं दी ना इन्हें, वैसे ही सर पे चल चल बैठे हुए। लेकिन ये जो आदेश देंगे ना, ये एग्जीक्यूटिव ही देंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति पर 107 की कार्रवाई ज्यादा हो गई, 109 की हो गई, और फाइनली जाकर कोई 110 में अभ्यासिक अपराधी के रूप में आ गया, तो कलेक्टर फिर अगला काम जिला बदर करता है। बस भाई यही कार्रवाई है निवारक निरोध की, आपको याद रखना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता बीएनएस में, बीएनएसएस में, सॉरी। तो अब पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। अच्छा मोहर भैया, ध्यान से पढ़ना पूरा, कौन कौन है। यदि जिला मजिस्ट्रेट कौन होगा? हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब उपखंड मजिस्ट्रेट, और तीसरा इन्होंने बोला या किसी अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नॉट जुडिशरी, नॉट केवल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव स्पेशल लगा है कि मुगालते मत चले जाना। मुगालता मतलब होता है उर्दू का एक शब्द है, गलत फहमी इसका अर्थ होता है। ठीक है, भ्रम, भ्रम हिंदी शब्द है ना, भ्रम में मत चले जाना। अंग्रेजी में बोलूं तो इल्यूशन, और भाषा में जाऊं, चलो, या किसी पुलिस अधिकारी को, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डीएसपी से नीचे का नहीं होना चाहिए उसकी रैंक, इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझे या विश्वास करने के कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जो एससी एसटी के नहीं है, इसको बार बार ढंग से समझ, और जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा। ये लोग कर सकेंगे? इनको लग रहा है कि कोई
आ जाता है चटिया वाला पंडित और आगे बकवास करता है ऐसी जगह पे जहाँ पे SC ST के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, उन्हें भड़काता है। ये मैं वो वाले पंडित की बात कर रहा हूँ। कबीर ने एक दोहे में बोला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं वो वाले पंडितों की बात कर रहा हूँ कि जो केवल किताब में पढ़ पढ़ के पंडित बने हैं, एक्चुअल में उनने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है कि ब्राह्मण होते क्या है। वो किसी की जाति के उसमें नहीं रहते, है ना। वाल्मीकि भी जाति से भले ही वो था, लेकिन सबसे बड़ा ब्राह्मण था, इतना बड़ा कि उस राम को एक एक शब्द का पालन करना पड़ा, इतनी ताकत थी। खैर अपन नहीं जाते, मैं मुद्दे की बात यही समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इस पे आपको जाति जाना पड़ेगा। SC ST का है तो इस एक्ट से बाहर है ना, आप उसको आरोपी नहीं बना सकते, चाहे वो कुछ कर दे, इस एक्ट के तो बाहर। IPC लगा दो और जो लगाना वो लगा दो। तो भैया अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देंगे और फिर आगे तुमने अगर सदाचार में दिक्कत दी, शांति भंग की, तो वो जो अध्याय 8 है ना CRPC का, वो अध्याय 8 बाकी की हेडलाइन तो मैंने बताई आपको 1 से 6 110 तक। वो अध्याय ही ये कहता है उसकी हेडलाइन कि लोक शांति एवं सदाचार के लिए प्रतिभूति, कि हम जो जमानत भरवा रहे हैं वो शांति बनी रहे और आप सदाचारी बने रहो, है ना, दुराचारी वाला आचरण ना करो, उसके लिए बॉन्ड भरवाना। ये उस चैप्टर का नाम है। यहाँ पे भी वो उसी के लिए बॉन्ड भरवा रहे हैं कि शांति और सदाचार। ठीक। उपधारा 2 कह रही है कि जो CRPC के अध्याय 8 10 11 है ना, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया, वो लागू होंगे इसको। ठीक। उपधारा 3 बिल्कुल ही मत पढ़ना, कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं होना, छोड़ दो। नेक्स्ट सेक्शन बहुत प्यारी सेक्शन, यही है पूरे मुद्दे की जड़, उधम की जड़, है ना। CRPC के अगेंस्ट खड़ी कर देती है इस एक्ट को। और इसकी लास्ट वाली धारा आएगी कि इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, कि भैया कोई एक्ट में कचू लिख रहा हो, जहां में लिख रहा हो ना, जो सबसे ऊपर है। लेकिन पहले हम ये पढ़ रहे हैं धारा 18, क्या कि अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना। 438 एंटीसिपेटरी बिल या अग्रिम जमानत, या पता है भार्गव सर जब पढ़ाते थे वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछते थे सब बच्चों से, धारा 438 की हेडलाइन बताओ। बच्चे कहते थे साहब एंटीसिपेटरी बिल है, वो कहते थे ज्यादा चतुर मत बन। क्या बोला मैंने? ये डायलॉग मेरे में पढ़ा है, ज्यादा चतुर मत बन। क्या बोला मैं? हेडलाइन क्या है? किसी को याद है हेडलाइन क्या कहती है? 438 सर। गिरफ्तारी से संबंधित है, सिंपल सी बात है, जमानत है। लेकिन हेडलाइन क्या है? तो अजमानती अपराध ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसके संदेह में जब आपको आशंका है कि किसी अजमानती अपराध में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तब जमानत, ये हेडलाइन है। मतलब आपको डाउट है कि आपको किसी नॉन वेलेबल ऑफेंस में कस्टडी में ले सकती है पुलिस, तो आप हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में 438 CRPC के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे जो मना करना है नहीं कर सकते, सीधे मना कर दी कि एंटीसिपेटरी बेल होगी नहीं। अब इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में बोल चुका है कि भाड़ में तुम
कौन से? ये जिसने बनाई है, किसने बनाई है, कौन ने बनाई है? ये एक्ट। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाढ़ में जाओ तुम। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। आप लोग अगर संविधान पढ़ रहा हो जिस किसी ने भी, तो संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। एक शब्द रिव्यू, रिव्यू मतलब क्या है कि मैंने ही कोई काम किया है, उस काम को मैं फिर से देख रहा हूं, ये रिव्यू है। मैंने कोई आदेश पारित किया है, मैंने कोई जजमेंट दिया है, उसको मैं फिर से देख रहा हूं, ये रिव्यू। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट अगर खुद के द्वारा दिए गए डिसीजन को रिव्यू करेगा तो आर्टिकल 13 के तहत नहीं करेगा, वो 137 में जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 137 में जाएगा। तो आर्टिकल 13 में कौन सा रिव्यू है? आर्टिकल 13 पावर देती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का, कि संसद या राज्य का विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकार के अपोजिट है। अब मुझे यह बता दो कि इस धारा से कौन सा मूल अधिकार बाधित हो रहा है आपका? बहुत बढ़िया, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात विधि ने अगर ऐसा कोई प्रोसीजर बना रखा है तो आपको आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है, जो डोलते पड़ते हो पूरे बाजार में, उसको कैद कर लिया जाएगा। कह जाओ बेटा बंद हो जाओ, कुछ टाइम के लिए अकेले रहो। तो विधि ने बता दिया। अच्छा, विधि ने इसने ये नहीं बताया कि उसको पकड़ के और जेल में डाल दो। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक उपचार था 438 का, वो हमने बाधित कर दिया, तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओ। तो क्या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू करके इस धारा की ऐसी जो कई सारे, अब कैसे जुड़ लेना आप इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, बिल्कुल लगा सकता है। एंटीसिपेटरी देखो, ये अलग से नहीं पैदा हुआ एक्ट, हुआ तो आर्टिकल 17 से ही है ना। तो संविधान का ही बच्चा संविधान से बाहर कैसे जाएगा? समझ गए? धन्यवाद। समझे हो ना समझे हो, धारा 18 में बस गया होगा कि एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगी, ये लेकर आए, तो यही है ना पेपर। 19 इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू ना होना। तो ये अपराधी परिवीक्षा को भी कोई नहीं रोक सकता कि नहीं भैया इसके उपबंध हम लागू नहीं करेंगे। अरे करना पड़ेगी। थोड़ा सा परिवर्तन ये कर सकते हो कि वहां पे 21 वर्ष तक के लोगों को दे रखा है, यहाँ के रखा है कि लाभ अगर मिलेगा तो वो उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसकी एज 18 से कम, जो खुद बच्चा है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। कौन सा वाला? जुवेनाइल जस्टिस में 2 तरीके के बालक बता रखे, वैसे 3 बता रखे हैं, एक दत्तक भी बता रखा है। ये कौन सा वाला? सीसी क्या 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 बोला? अच्छा, एक जनरली क्वेरी है मेरे मन में, आप लोग, हाँ बस उसी विषय में है, बस सुन लो, आप कर लोगे, आप मेरी शंका का समाधान कर दें। आपको ये वर्ड जो आपने बोला CCLA, जो भी, ये ज्यादा अच्छा समझ में आया है? सिंपल एक शब्द जो वेयर एक्ट में भी लिखा है कि विधि का उल्लंघन करने वाले विधि का संरक्षण के लिए जो योग्य वाला का, मतलब आप ये ज्यादा अच्छे समझ रहे हो, या एक शॉर्ट फॉर्म
और जब वो बनवाए गए थे शॉर्ट फॉर्म के, क्या आपने एक्चुअल बना लिए थे, बना पाए थे जैसा वो चाह रहा था? मैं तो नहीं बना, मैंने कहीं ऐसी आड़ी लाइनें खींच लाई थी, कहीं ऐसी खींच लाई थी, कौन सा कहाँ करा था उसने दिखाया, वो जो उसने बताया। इंटेलिजेंट हो मेरे नहीं चलता, मतलब देखो सीधी सी बात है, मैं अगर अपनी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ और आपने वैसा का वैसा ले लिया शॉर्ट ट्रिक, तो मतलब आप इंटेलिजेंट हो, ये पक्का। जब जीएस पढ़ाता था तो बड़ी शॉर्ट ट्रिकें बनाया करता था। जैसे नेशनल पार्क में बताता था कि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्कों को याद करना है तो कैसे करें, कि एक सीधे सर संजय थे बाली ओपरिया में, हाथ में कमंडल लेकर निकल गए तपस्या में, फिर भी पीएससी नहीं निकल पाए। तो एक बड़ी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बनाई, सीधे सर संजय, मतलब सीधी और सरगोजा में संजय नेशनल पार्क है, लेके कमंडल तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है कान्हा केसरी, वो मंडला में है, कहाँ से कान्हा केसरी मंडला में। साथ होश के मतलब जो पीएससी की क्या है पढ़ाई, होश में ही करना पड़ता, बेहोशी में तो नहीं, तो सतपुड़ा होशंगाबाद में है। और पीएससी मतलब पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा में है। वो इतनी मेहनत करना पड़ेगी। अगर ये आपने वैसी की वैसी ट्रिक ले ली, मतलब आप इंटेलिजेंट है, जो मैंने अपने दिमाग में क्रिएट किया आपने उसे वैसे ही अपना लिया। लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं झेल पाया था उसको, इसलिए मैं भाग गया था, है ना। मेरे को याद आ गए थे हमारे एचओडी और मैं फर्स्ट सेम में जिस टाइम था कि वो संविधान पढ़ा रहे थे और इंडिया में तो आई नहीं, मैं बेइज्जती भी करता हूँ, सॉरी बुराई भी करता हूँ, तो ऐसे ही कर रहा हूँ। हम बता पूरे हमारे पेपर आने वाले थे फर्स्ट सेम के, हम भारत के संविधान पर नहीं आ पाए थे, हम अमेरिका आयरलैंड में ही घूम रहे थे। हाँ, संवैधानिक विधि का इतिहास एक सब्जेक्ट था, हम वो इतिहास में ही डोलते रहते थे। छोड़ी भाई है भैया गुरुदेव हमारे। देखो भैया धारा, देखो ये खत्म हो गया आपका एक्ट, जबरन में तो आगे टाइम पास कर रहा हूँ। बाकी धारा 19 सिंपल सी बात कर रही है कि अगर आप 18 वर्ष से कम के तो आपको, हाँ 18 क्या, और मेरे एक्ट में ही नहीं है कसम से, देखो मैं पुराने अरे यार 2016 का है, पता है ना किसने भेजा था, बताया था। क्यों इसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया? वीएनएसएस बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ा के मानूंगा, कैसे नहीं पढ़ूंगा। सॉरी वीएनएसएस नहीं, वीएनएस की धारा 166 ए और 166 बी। 166 ए 3 चीजों की बात करती है, उसमें से एक चीज ये है कि अगर कोई महिला सेक्सुअल ऑफेंस के लिए शिकायत करने आती है, 354 हो गया, 376 का हो गया, 509 हो गई, क्या साहब जब भी मैं निकलती हूँ पता नहीं जय गाता मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेली, शीला मुन्नी शीला करता रहता है। तो 509 जो है वो आकर्षित होती है, आप किसी को देख के सीटी बजा रहे हो, कोई गेस्टर,
कोई भाव भंगिमा दे रहे हो, वो 509 में जाती है। 166 ए कहती है कि इन सभी अपराधों में अगर आपने जांच के नाम पे एफआईआर नहीं लिखी तो आपको जो सजा होगी वो 6 महीने से कम की नहीं होगी। आप कौन? पुलिस वाले। एफआईआर कौन लगेगा? पुलिस वाले। 6 महीने से कम की नहीं होगी, 2 साल तक की हो सकेगी। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि ये जांच करेंगे अपराध हुआ कि नहीं हुआ। आपके पास विक्टिम आया ना, वो सपा झूठ बोल रहा है, एफआईआर करो, करना पड़ेगी। नहीं करोगे आप दोषी हो जाओगे उस धारा के तहत, इस धारा के आप अपोजिट काम कर दोगे। अर्थात अगर कोई पीड़ित आया है, कोई SC ST का सदस्य आया है, आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट दे रहा है, मतलब घर से एफआईआर काट के लाया है ऐसा नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब उस अपराध के बारे में पहली जानकारी वो आपको दे रहा है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप एफआईआर रजिस्टर करें। अगर आप नहीं करते, रजिस्टर करने के बाद निःशुल्क कॉपी उसको दें, नहीं करते 166 के अपराधी हो जाओगे। और अगर SC ST के नहीं हो तो इस एक्ट की कौन सी धारा के अपराधी हो जाओगे? बहुत बढ़िया है यार, वैसे ही विशेष ज्ञानी लोग हूं मैं, काम पढ़ाने लग रहा हूँ, सब तो सीख गया। तो ये हुआ है धारा 19 कि ना तो CRPC की धारा 360 काम आएगी, न परिवीक्षा अधिनियम काम आएगा यदि अभियुक्त की एज 18 से ऊपर है। तो 18 से नीचे है तो दोनों लागू हो जाएंगे। 360 भी, जिसमें परिवीक्षा पर छोड़ना भी है, और धारा उपधारा 3 में भर्त्सना है। भर्त्सना बोलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा हर कभी करते होंगे, तुम जरा कोई गलती करनी नहीं कर फटकार दिया, अबे तक बड़ो नहीं भाव, कब बड़ो होगा, हम तो जो सोच रहा है 40 साल को होगा, दूर होगा। तो ये भर्त्सना ही है ना। लगे लपेट लपेट के गाली अभी तक अगर खा रहे हो तो वो भर्त्सना। अब जब कोई कोर्ट किसी बच्चे पे, किसी अपराधी पे इसी तरीके से चिल्लाता है, मुर्गा बन जा, जॉली LLB देगी, और उसमें वो ड्राइवर का क्रॉस एग्जामिनेशन देखा कि लैंड क्लूजनर में कितने गियर होते हैं? अरे साहब 6 होते हैं। तुम कौन से गियर पे? अब 100-120 स्पीड होगी, यही मान लो आप थर्ड पे होंगे। जिस गाड़ी की बात कर रहा है वो ऑटोमेटिक है, उसमें गियर ही नहीं। तो जज साहब तुरंत भर्त्सना करते हैं उस पर। अच्छा, उसको सजा नहीं देते, उसको जेल नहीं भेजते, क्या कहते हैं? मुर्गा बन जा मुर्गा, और आज के बाद अगर झूठ बोला साले जेल जाएगा। मतलब क्या? ये क्या कर रहा है? डांट फटकार के छोड़ना है। क्यों ना, इतना बड़ा अपराध है तो उसे तो अपराधी परिवीक्षा का मिल जाएगा, इस एक्ट में नहीं मिलेगा अगर 18 से ऊपर का। क्योंकि बेचारे को लाइसेंस के लिए भी 18 चाहिए ना। तो ये हो गई आपकी धारा 19। 20 कह रही है, जो मैं पहले कह चुका कि बाकी सब विधियां है ना, उन पे जो अध्यारोही प्रभाव रखेगी। किसी विधि में कुछ भी लिख रहा हो, इसमें जो लिखा वो माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे CRPC कहती है ना एंटीसिपेटरी दे देंगे हम, ये कहती नहीं देंगे हम। CRPC कहती है कि इंक्वायरी करने के लिए टाइम है पुलिस वालों के पास, तुम आवेदन दे जाओ, जांच करेंगे, 2-3 दिन में होने लगेगा, प्राइमा फेसी मामला बन रहा है, तब FIR करेंगे। इसके तहत नहीं कर सकते। अर्थात इस अधिनियम के जो प्रोविजन है वो अध्यारोही मतलब उनके ऊपर प्रभाव रखेंगे, और बाकी के जो हैं एक्ट, उनके जो प्रोविजन है वो मरे हुए के समान हो जाएंगे। मरेंगे नहीं, क्योंकि उनका उपयोग होगा, लेकिन इस एक्ट के तहत नहीं होगा। बस इसी को बोलते हैं, ये हो गई आपकी धारा 20।
21 से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन, वही सरकार कौन सी, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। कौन सी सरकार का? बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, केंद्रीय या राज्य, 100% कंफ्यूज हो गए। इसलिए इसको विशेष तौर पर अंडरलाइन कर लेना, घिस लेना, बल्कि मैं कह रहा हूँ फाड़ी लेना पेज, राज्य सरकार जहां लेकर आओ फाड़ के खा लेना, तो बस जाए मन में राज्य सरकार। उसके अलावा 21 में अंदर से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फिर आती है 22। ये जो वाद की सेक्शन है ना, ये सभी एक्टों में मिलेंगे आपको, माइनर एक्टों के। बेचारा कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कार्रवाई कर रहा है। अब कोई व्यक्ति से मतलब है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनकी सेवा में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने कोई काम किया सद्भावना पूर्वक। फॉर एग्जाम्पल कि मैं थाना प्रभारी हूँ, इस एक्ट में ब्राह्मण भी है ना, नाम एक्चुअल में पशुपति वाल्मीकि ना हो गया, पशुपति पाराशरी है। मैंने किसी व्यक्ति पे सद्भावना पूर्वक कार्रवाई करे, तो भैया मेरे ऊपर धारा 4 का जो आप केस बनवाओगे ना, वो कब बनवा पाओगे? तो इसमें लिखा तो उसके लिए मेरे को संरक्षण मिलेगा, और मैंने अगर कोई कार्यवाही सद्भाविक की है तो मेरे ऊपर कोई केस पंजीबद्ध ही नहीं होगा। ठीक, खत्म। अरे जहाँ केंद्र सरकार आ रही, अब ये जो लास्ट वाली सेक्शन है ना, नियम बनाने की शक्ति, आप लोग जब, और आपने बहुत सारे माइनर एक्ट पढ़े होंगे, जैसे एनडीपीएस पढ़ा आपने, पॉक्सो पढ़ा, और भी पढ़े, उसमें एक सेक्शन पढ़ते हो आप परिभाषा में, उसको बोलते हैं विहित। पढ़ी है? विहित की जो परिभाषा होती है, एक लाइन की होती है, और उसमें लिखा होता है कि विहित के अंतर्गत नियम भी आएंगे। देखो, ये जो आपका बना है, ये अधिनियम है, एक्ट है। अब जो लास्ट वाली सेक्शन है, नियम बनाने की शक्ति जो केंद्र सरकार को दी है, तो आगे ही इसके जो नियम दे रखे हैं कि भैया हमने एक्ट तो बना दिया, अब इसका कुछ एक थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट प्रोसीजर है, वो नियमों के माध्यम से हम बता रहे हैं, रूल जिन्हें बोलता है, तो वो आएंगे, वो भी पढ़ना। क्योंकि इस वो भेद की परिभाषा ही कहती है कि अधिनियम के अंतर्गत ही नियम आते हैं, उन्हें छोड़ दिया तो चले जाओगे। काढ़ लो, मतलब निकाल लो। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995। नहीं, अगर मेरे में कुछ गलत हो ना तो वो सही कर देना। केवल 2-3 चीजें बता रहा हूँ, कोई नियम बहुत सारे नहीं पढ़ना है। संचित नाम प्रारंभ परिभाषा सब छोड़ मारो, कोई मतलब नहीं। धारा मतलब नियम की जो धारा 3 है, पूर्वाधानात्मक और निवारक उपाय, छोड़ मारो। ये धारा 3 का सबसे लास्ट वाला देखो, 11वें नंबर का क्या कह रहा है कि हर 3 मंथ में, तिमाही में, विधि व्यवस्था की स्थिति कि भैया जो रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 है संविधान में, विभिन्न समितियों के कार्यकरण, अधिनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के लिए उत्तरदायी विशेष लोक अभियोजकों, अन्वेषक अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगी। कौन करेगी? कौन करेगी?
भैया ऊपर सबसे आगे राज्य सरकार लिखा, उसको अंडरलाइन करो। तो राज्य सरकार कि भैया 3 महीने में तुमने इस एक्ट के तहत क्या क्या किया, विशेष लोक अभियोजक थे, अनन्य विशेष लोक अभियोजक थे, तो हर तिमाही में रिव्यू करेगी राज्य सरकार आपके किए गए कामों का, ठीक है ना। यहीं से बनेगी सीआर। अब सीआर में यार तो अभी आपको मजाक लगता होगा, है ना। एक नौकरी वाला व्यक्ति केवल सीआर पे ही मरा रहता है कि वो ना बिगड़ जाए, प्रमोशन में दिक्कत ना आ जाए, है ना। तो अच्छा काम करोगे या अपना जो जस्ट ऊपर वाला बॉस है उसकी चापलूसी करोगे? दो काम, सीआर अच्छा रखने का। पहला, अपने से जो जस्ट ऊपर है उसकी चापलूसी करो, है ना। उसके घर में बढ़िया सब्जी वब्जी पहुंचा दो, पैसों की मांग मत करो, आपकी सीआर टॉप चलती रहेगी। ये प्रैक्टिकल। दूसरा, बिल्कुल अपोजिट हो जाओ, बाढ़ मंगा तुम, जो एक्ट है ना वो करूंगा मैं, तो सामने वाला डर के अच्छी सीआर करता है। तो दो तरीके हैं। मोहर भैया ज्यादा अच्छा समझाएंगे, समझाओ। क्या है ना, अपन मान लो एक पूरे सब लोग एक ग्रुप में सरकारी किसी, मान लो चलो आज तो मैं बहुत बड़ी संस्था में वो दे देता हूँ, कल्पनाओं के सागर में गोते खाते रहो। मान लो अपन सब लोग एक रॉ नाम की एजेंसी है इंडिया की, अपन लोग सब उसमें काम करते हैं, है ना। उसका जो बॉस होता है ना, वो आजकल वो दोनों मोटा भाई पतला भाई का खास आदमी है, अजीत डोभाल, है ना। तो वो जो जितने भी रक्षा प्रमुख से संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं सबका चीफ वही है, डोभाल। तो वो मान लो मैं हूं, मान लो, मान के चल रहे हैं, और आप सब मेरे अधीनस्थ। अब आप लोग जो कर रहे हो ना, उसकी एक गोपनीय रिपोर्ट मैं बनाऊंगा कि जो मोहर भैया का काम बड़ा बेकार चल रहा, वीडियो सही रिकॉर्ड नहीं करते, कन्फेशन करवाने पे तुले रहते हैं, ये आदमी ठीक नहीं है, इसको हटाओ। अब चूंकि उन्होंने फुल फॉर्म बता दिया कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, मतलब गोपनीय रखी जाएगी, तो मैं इन्हें खुद पता नहीं पड़ेगा कि इनकी सीआर में मैंने लिखा क्या। अब वो सीआर जाएगी किसके पास? तो जो एक्चुअल में सरकार है, जो प्रमोट आपका जो भी फिर रिटायरमेंट हो जाओगे, जो पीएफ मीएफ का पैसा मिलेगा, जो और चीजें होती है वो सब रुक जाता है अगर गलत हो गई तो। जैसे देखो, मैं तो करंट एग्जांपल देने में विश्वास रखता हूँ। बेचारे अभी वो 4 पुलिस वाले रिटीआई चौकी वाले, मैं तो इसलिए बड़ा उत्साहित था इस केस में कि फरियादी कौन होगा जो देखना चाह रहा था, और आरोपी कैसे बनाएंगे। और हुआ वही, क्या वो व्यापारी जिससे 20 लाख रुपए रिश्वत लिए गए थे, रिटीआई चौकी वाले पुलिस वाले जो 4 थे, पहली चीज कि जैसे ही गुजरात से फोन आया पैसे वापस कर दिए। अब वो बोल रहा है आगे कि जो करोड़ों की तो कोई बात ही नहीं आती, लाख रुपया पड़ो वो गाड़ी में मुश्किल से वो छोड़ा छोड़ी करी थी, मैं तनक बात है मैं थी हमारी, उसने पूरी कहानी पे ही खेला कर दिया। बहुत समझदार आदमी है गुजराती आदमी, जो फोन पर कर रहा है काम, जो भी है वो, जिसको बोल रहा है कि आईपीएस अधिकारी है, वो कोई भी है, लेकिन खेल उसने बहुत शानदार खेला है कि बेटा करो क्या करो। देखो एसपी साहब खुद नप गए। और अगर आप लोग ये कहना चाह रहे हो तो ऑन रिकॉर्ड में बोलने तैयार हूं कि अगर एक्चुअल में ऐसा है कि उन्हें खबर ही नहीं थी, तो उस आदमी को आईपीएस होना ही बेकार है उसका, अंकित सोनी का। तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारे अधीनस्थ इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तुम क्यों बन गए भैया यूपीएससी, क्यों निकाला एक पोस्ट के बर्बाद के? और अगर तुम्हारे जान के कर रहे हैं तो फिर, है ना, 5 उनने रखे होंगे, 15 तो मैं पहुंचा दिए होंगे। जब पुलिस भी जब इन्वेस्टिगेशन करती है ना, अरे चालू करो
पुलिस भी जब इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो सबसे पहले शक का जो कांटा है ना, वो जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उससे जो सबसे ज्यादा संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो खास दोस्त हो, मैयो बाप हो, बीवी हो, मोड़ा हो, सबसे पहला शक वहीं जाता है। तो हम भी तो उसी क्षेत्र में आएंगे यार, जस्टिस के में हम भी तो शक करेंगे दुनिया की चीजें। हम तो संभावना बताना, हम आरोप नहीं लगा रहा कि सोनी जी ने ऐसा किया, लेकिन अगर ऐसा किया होगा तो दोनों तरीके से फैल हुए हैं। पता नहीं था तो क्यों नहीं था, पर तुम्हारी अगर तुम्हारी खुद की पुलिस नहीं सुन रही, का तुम मुखबिर तंत्र रखोगे? और पता था तो फिर महाराज कोई बात ही नहीं है। अब निकाल लो सीधे इसका 7वें नंबर का नियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा ना, मैंने एफआईआर लिखवा दी जाके, अब इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? टीआई साहब नहीं करेंगे, भागीरथ नहीं करेगा, डीएसपी, मिनिमम डीएसपी रैंक का हुआ। क्या रैंक होगी? तो थाने में भले ही थाना प्रभारी टीआई होता है, कभी जाया करो, ऐसे अपने विभाग है यार, आप लोग जस्टिस से जुड़े लोग हो, कभी वैसे ही घूमे आए टीआई इसके यार आ गए ऐसी चाय पिलाने, लो स्टूडेंट है चाय पिलाओ, है ना, और जरा दिखाओ थाना वाना कैसा क्या है, जाओ जरा देखो अपने उस है? फिर ही थोड़ी ये तो काम में आएगा तुम्हारे। देखो जज बन जाओगे तो भी ट्रेनिंग करने एक दिन तो बैठोगे, उस टाइम पर बच जाए कि टीआई साहब खुद चाय नाश्ता और दुनिया की चीज है। अभी टीआई साहब कहेंगे कि हम बैठ जाओ, देखते रहो जो देखना। इतना अंतर आता है, करना तो पड़ेगा। एडीपीओ बने तब भी ट्रेनिंग के लिए जाओगे, एक एक दिन के लिए तो जाओ। हर थाने में टीआई साहब क्या नहीं यार, पता कैसे पड़ेगा कि नकल विभाग कैसे काम करता है, पुलिस कैसे काम करती है, एससी एसटी वाला कंट्रोल रूम में कैसे कैमरे रखे जाते हैं। हर व्यक्ति को ट्रेनिंग कैसे मिलेगी जब वो खुद देखेगा आंखों से? ठीक है, तो ये 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है नियम, डीएसपी वाला, और ना जाने कितनी बार आया है पेपर। और क्या है मोरैया, कोई कुछ है क्या? हो गया ये आपका खत्म। अरे ओरल टेस्ट देना है क्या, कि छुट्टी रखना? बनाएगा कौन टेस्ट पेपर? मैं नहीं बना। ओरल में आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि लिखा हुआ टेस्ट पेपर मतलब कितना सिंपल होता है, ओरल में तो आपको पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, फिर ध्यान से पूरे ऑप्शन सुनना है, और फिर दोनों को दिमाग में सेट करना है। 5 पूछो बस, चलो। मैं बस जब मैं जिसको मना कर दूं ना शुरुआत में, वो मत देना, है ना, नाम लेके नहीं पूछ रहा, जिनको मना करूं वो मत देना, और अगर ना करूं तो सबको खुला है ऑप्शन, है ना। क्या? तो विवेक चाय पिलाएगा, है ना, विवेक पूरी क्लास को चाय पिलाएगा। अगर 5 में 4 किसी ने भी दे दिया, अब देखो तुम 5 को 5 दोगे, अपन चाय का खर्चा करवाएंगे। हाँ चलो, ये प्रिया ने कचौड़ी खर्चे की आंखें थी, है ना। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कोई पुलिस अधिकारी अनुसूचित जाति,
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जब कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन बिना उपर्युक्त कारण के विलंब के कितने दिन के भीतर पूरा करेगा? एक बार और दे रहा हूं ऑप्शन। ऑप्शन है ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 180 दिन, डी 90 दिन। पता है आप आंसर सही दे चुके थे। मैंने कुछ नहीं किया शब्दों में, बस ऑप्शन में मैंने कर दिया कि 180 और फिर 90, तो जो कॉन्फिडेंस था ना वो सब 180 पे पहुंच गया और हिल गया। 60 है जो इन्होंने पहले ही बोल दिया, नहीं तो मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन। अर्थात अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना हो, मैंने उसमें बोला कि बिना विलंब के कारण लेके कितने दिन, जो विलंब हो जाए तो फिर तो वो कितना ही विलंब करते हैं, तो मैं सबको पता है कि 2 महीने में ना आज तक निपटा ना, है ना, बस की है, मतलब ना निपट पाएगा। हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। तो 60 दिन, ध्यान रखना 60 दिन। अच्छा 60 दिन में नहीं कर पाए मोहन भैया, 60 दिन में नहीं कर पाए तो धारा 5 लिमिटेशन का आवेदन लगा सकते हैं क्या? क्यों? ये भी बहुत सही पकड़े हो कि फालतू की चीजों पे हमें जानना ही नहीं है कि पुलिस वाला परिसीमा का कैसे लगाएगा नहीं लगाएगा। सीधी बात है, अपील और आवेदन पे लगता है, और ये केस है। ये भी सही पकड़े हो, गुड। ठीक है विवेक, एक क्वेश्चन दे दिया आंसर इन लोगों ने, 4 बज रहा है, फिर चाय आएगी बाहर की तरफ से आज। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना और ऑप्शन भी सुन लो। पहले सब लोग क्वेश्चन सुनेंगे, ऑप्शन सुनेंगे, एकदम नहीं कूद जाएंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय के बारे में न्यायालय SC/ST एक्ट के तहत प्रिजम्पशन नहीं करेगा, अवधारणा नहीं करेगा? एकदम नहीं कूदना हमारे भैया, बताओगे आप, आई नो दैट, बट कूदना नहीं, गलत हो जाओ। क्वेश्चन समझिए अच्छे से। पहला ऑप्शन, कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त की वित्तीय सहायता करता है तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा, अर्थात प्रिजम्पशन करेगा कि अभियुक्त को दुष्प्रेरित किया गया। क्लियर? पहला ऑप्शन नहीं आया हो तो अभी पूछ लो, फिर से दोहरा दूं पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के साथ आप घटना स्थल पर उपस्थित हैं तो न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि आपका सामान्य आशय था। सोचना, उसके बाद देना। 2 ऑप्शन हो, तीसरा ऑप्शन
यदि अभियुक्त पीड़ित का पड़ोसी था तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि इसको इसकी जाति का ज्ञान था। चौथा ऑप्शन, यदि दुष्प्रेरक अभियुक्त का पड़ोसी है तो दुष्प्रेरक अभियुक्त की जाति का ज्ञान रखता है, साथ में जो अभियुक्त है वो भी विक्टिम की जाति का ध्यान रखता है, इस बात की अवधारणा करेगा। 4 ऑप्शन हो गए आंसर। कौन सा गलत, मतलब कौन सा प्रजम्पशन नहीं करेगा? आपने आशय में उपस्थिति जरूरी नहीं है उसमें। गलत हो जाए आशय समान उद्देश्य हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि अपराध करते समय अभियुक्त के साथ दुष्प्रेरक उपस्थित। जो भैया जिसने भी जो भी आंसर दिए बिल्कुल गलत दिया मोहर भैया ने, और जिसने भी जो दिया बहुत सही दिया, जिसने भी इस साइड से दिया था लास्ट वाला। भैया सामान्य आशय तभी माना जाता है जब उपस्थित हो। अगर तुमने घर में बैठ के किसी को उकसाया और वहां पे जाके उसने अपराध कर दिया तो ये तो दुष्प्रेरण है ना। तुम खुद पहुंच गए घटना स्थल पे, मतलब आपका इंटेंशन भी वो था, आपकी उपस्थिति भी हो गई। जरा धारा 114 पढ़े आप बीएनएस के, सॉरी आईपीसी की। विवेक कोई डाउट है? दो क्वेश्चन हुआ, 3 और पूछ लो, चाहे तो पियेंगे फिर देख। देखो ये होता है, आप ओरल दोगे ना टेस्ट, आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। मेहनत करवाओगे और कुछ नहीं है, मेहनत मुझे करना, खुद आधे घंटे में पेपर दे के हाथ झाड़ के और निकल लोगे। मेरे 5 घंटे की मेहनत 5 मिनट में निशाना। ठीक है, कल 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, कल ही है वो। जो टेस्ट पेपर है वो लिखित में ही है, फोटोकॉपी की जिम्मेदारी आपकी, मैं नहीं कराऊंगा। कहाँ हमने पहले ही प्रोग्राम चाय के चक्कर में फेल कर दिया।